गरीब बहू का जादुई जूड़ा। शीशे में देखकर गुंजन अपना जूड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि उससे नहीं बन पाता है। तभी गुस्से में कंघा फेंककर वो कहती है। पता नहीं कैसे हैं मेरे बाल। ना तो सुंदर हैं, ना लंबे हैं। ऊपर से पतले पतले और जितना चाहे कोशिश कर लूं लेकिन जूड़ा बनता ही नहीं है। इसी की वजह से सबसे ज्यादा लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ना कोई और हेयर स्टाइल बनता है। सारी लड़कियां मुझे हमेशा यही बोलती है कि मैं बस एक ही सूरत में दिखती हूँ हमेशा। मुझे कोई स्टाइल नहीं आता। गुंजन बेटा, क्या हुआ खटर पटर कर रही है? और तेरा चेहरा इतना गुस्से में लाल क्यों हो रहा है? कॉलेज नहीं जाना क्या? और पढ़ाई कर। माँ, कॉलेज तो तब जाऊंगी ना जब मेरा हेयर स्टाइल बनेगा। रोज रोज एक ही लुक में जाऊंगी तो क्या होगा मेरा? आपको क्या पता कॉलेज के लड़के लड़के मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। बस मेरे कपड़े बदलते हैं, थोबड़ा तो मेरा यूं ही रहता है। माँ, मेरे बाल इतने पतले क्यों हैं और लंबे भी नहीं है? जूड़ा बनाओ तो जूड़ा दिखता भी तो नहीं है। तू जितना सोच रही है उतना तो लोग भी तेरे बारे में नहीं सोचते होंगे। ज्यादा बेचारी बनने की कोशिश मत कर। दुनिया में तुझसे भी ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिनके सर पर बाल भी नहीं है या फिर पतले बाल है। अब चुपचाप तैयार होकर कॉलेज चली जा, समझी? बस आप डराओ और डांटो। कॉलेज जाकर तो मुझे हर चीज हैंडल करनी पड़ती है ना। ऐसा कहकर वो रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। दरअसल गुंजन के बाल बचपन से ही पतले थे। उसका स्कूल में मजाक बनता था और अब वो 22 साल की हो गई है, तो उसका मजाक कॉलेज में बनता है। उसे देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। उन्हें सब कुछ पसंद आ जाता है, पर गुंजन के बाल पसंद नहीं आते, इसलिए रिश्ता होते होते रह जाता है। ऐसे ही एक दिन वो क्लास अटेंड करने के लिए अपने कॉलेज गई। क्लास में आते ही सब लोग गुंजन को देखकर हंसते हुए कहते हैं, अरे देखो देखो फ्रेंड्स, पतली कमरिया क्या चाल है। लेकिन हमें पतले पतले बालों वाली बोलना पड़ता है इसे देखकर हर बार। बिल्कुल ठीक बोला रणवीर तू। पतले बालों वाली लड़की, हाय हाय हाय। इजी हेयर स्टाइल वाली लड़की, हाय हाय हाय। अरे इससे तो जूड़ा भी नहीं बनाया जाता और ना ही कोई हेयर स्टाइल। गिनती के 4 बालों से अब क्या जूड़ा बनाएगी वो? तुझे पता तो है जूड़ा मोटे घने लंबे बालों से बनता है और ऐसे बाल इसके पास है नहीं। बेचारी कहीं भी शादी पार्टी में भी ऐसे ही जाती है। तुम लोगों की परेशानी क्या है आखिर? अगर इतनी ही चिंता हो रही है मेरी तो आ जाओ, अपने बाल काट कर मुझे दे दो, मैं लगवा लूंगी, उसकी बिग पहन लूंगी। खुश? गुंजन के तीखे जवाब सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और फिर क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं, जो उन सबको पढ़ाने लगते हैं। वक्त गुजरता है। हर रोज सभी बालों या जूड़े के ऊपर उसे ताने दिया करते थे। इसी बात से चिंतित होकर एक रात जब वो सो नहीं पा रही होती है और रात को करवटें बदलते हुए वो बहुत रो रही थी। क्यों भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ तक कि पार्लर वाले भी मैंने चेंज कर ली, लेकिन मेरे बाल में कोई सुधार नहीं आ रहा। आखिर कब मेरे बाल बड़े मोटे होंगे जिससे मैं जूड़ा बना पाऊं? ऐसे रोते हुए वो अपना तकिया गीला कर लेती है। तभी एक परी एक तेज रोशनी के साथ उसके सामने आ जाती है, जिसके बाल बहुत ही सुंदर और बड़े थे। फिर वो उससे कहती है, गुंजन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जादुई जूड़ा दूंगी जो कि तुम्हारी कई सारी इच्छाएं पूरी करेगा और फिर तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। तुम इस जूड़े को लगाने के बाद बेहद सुंदर दिखोगी। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? मुझे जादुई जूड़ा दोगी? पर परी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब हमारे परीलोक में पता चलता है कि कोई इंसान परेशान है तो हम उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें जादुई जूड़ा दे रही थी। ये लो, और अब खुश रहना। शुक्रिया जादुई परी। अपनी छड़ी घुमाकर परी जादुई जूड़ा देकर चली जाती है। अगले दिन जब तैयार होकर वो अपने बालों में उस जादुई जूड़े को लगाती है, तो एक रोशनी से सिर में बाल बेहद सुंदर दिखते हैं और वो भी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। इस तरह वो खुद को शीशे में देखकर कहती है, अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। पर मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस है जिसे पहनकर मैं कॉलेज में सबके होश उड़ा सकूं? जादुई जूड़े, क्या तुम मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दे सकते हो? गुंजन के कहते ही जादुई जूड़े में से एक सुंदर सी ड्रेस निकल कर आ जाती है, जिसे पहनकर वो बहुत सुंदर लगती है और तैयार होकर कॉलेज पहुंच जाती है, जहां हर किसी का गुंजन को देखकर मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अरे ये अपनी गुंजन ही है ना? हैं?
जिसका हम मजाक उड़ाते थे? इतनी सुंदर कैसे दिख रही है भाई? और इसके बाल हैं? इतने घने कैसे हो गए? जूड़ा भी बनाकर आई है। हाँ? जरूर विग लगाकर आई होगी, नकली बाल, वरना इस गंजी के इतने ज्यादा बाल कभी हो ही नहीं सकते। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे बालों को खींचकर देख लो, ये मेरे असली बाल हैं। समझ आई बात? गुंजन की बात सुनकर करिश्मा, रणवीर, श्रेया उसके बालों को खींचकर देखते हैं, जिससे उन्हें उसके असली बाल प्रतीत होते हैं। इससे उनका मुंह बंद हो जाता है और गुंजन सबको अचंभित करती है। साथ ही सब उसके बालों की तारीफ करते हैं। सुंदर बालों की वजह से उसके लिए काफी अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और प्रमोद नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। जहाँ ससुराल में सब उसके सुंदर बालों को देखकर खुश थे और ननद और सास चिड़ी हुई थी क्योंकि उनके बाल अच्छे नहीं थे। शादी के पहले दिन ही अपने लंबे गीले बालों से गुंजन अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, जिसके छींटे मुंह पर पड़ते ही प्रमोद जाग जाता है और कहता है, ये तुम्हारे लंबे लंबे सुंदर बाल कसम से बवाल लगती हो यार। रोज इसी तरह से मुझे उठाओगे ना तो मेरा तो सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा जी, अब उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, चलो। ऐसा कहकर गुंजन जाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रमोद उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो प्रमोद के ऊपर गिर जाती है। तुम भी ना, दुष्ट कहीं के, जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। ऐसा कहकर अपना जूड़ा बनाकर रसोई में चली जाती है और कहती है, मेहनत करने की क्या जरूरत है, जादुई जूड़ा है ना। हे जादुई जूड़े, लाजवाब खाना तैयार कर दो। गुंजन के कहते ही जादुई जूड़ा डाइनिंग टेबल पर फटाफट से स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है, जिसे देखने के बाद अंजना मीरा कहती है, अरे वाह बहू, खाना देखकर लग रहा है कि खाना काफी बढ़िया है। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। शुक्रिया माँ जी, ननद जी। भाभी, आपके बाल इतने अच्छे हैं, बताइए ना क्या हाल है मेरे बालों का, कितने खराब और ड्राई हो गए, कुछ बताइए ना। हाँ बहू, मुझे भी कुछ नुस्खे बता दे, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। बड़ा बताऊंगी मैं इन दोनों को, ताकि इसके बाल अच्छे हो जाए, फिर आस पड़ोस में मेरे बाल की चर्चा की जगह इनके बालों की चर्चा हो। मैं क्यों बताऊं? अरे माँ जी, ननद जी, इतने सुंदर बाल तो मेरे बचपन से ही हैं। मैंने अलग से कोई शैम्पू या तेल नहीं लगाया, तो मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ऐसी बात है। दिन बीतते जाते हैं। आस पड़ोस के लोग गुंजन के बालों की तारीफ करते हैं, जिससे सास और ननद को काफी जलन होती है। इसलिए मीरा बार बार अपने भाभी के सुंदर बालों का राज पूछती है, जिससे गुंजन को अपने सुंदर बालों का घमंड हो जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं बताती, उल्टा सास और ननद को सुना देती थी। साथ ही अपने जादुई जोड़े का वो जब चाहे तब गलत इस्तेमाल करती थी। घर में कोई नहीं था, घर की सफाई करनी थी। सोफे पर पैर फैलाकर टीवी देखते हुए गुंजन कहती है, ओ गॉड, माँ जी और वो खड़ूस ननद आने ही वाली होगी, और मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया। क्यों ना जादुई जूड़े से करवाओ। हे जादुई जूड़े, जल्दी से इस घर की सफाई कर दो। इसके कहते ही जादुई जूड़ा घर के कोने कोने को चमका देता है। इस तरह वो जादुई जोड़े का गलत इस्तेमाल करती है और घर में सबके साथ गलत व्यवहार करती है। एक रात जब सभी लोग चैन से सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर परी आती है और गुंजन को उठाकर उससे कहती है, गुंजन, तुमने जादुई जूड़े का गलत इस्तेमाल किया है और अपना आलसपन दिखाया है। साथ ही तुमने अपने ससुराल में भी सास, ननद और पति के साथ बुरा व्यवहार किया। इसलिए मैं तुमसे ये जादुई जूड़ा छीन रही हूँ। क्या? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, फिर मैं पहले की तरह दिखूंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। गुंजन, ये तुम्हारा दंड है, पर चिंता मत करो, तुम्हें असली के सुंदर बाल दे रही हूँ, लेकिन जादुई जूड़ा तुमसे छीन रही हूँ। ये कहते ही परी अपनी जादू की छड़ी चलाती है, जिससे उसके बाल लंबे और सुंदर हो जाते हैं। फिर परी चली जाती है। परी की बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास ननद से माफी मांगती है। कोई बात नहीं भाभी, हमने आपको माफ किया। अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो मैं सबके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। खुशी का माहौल है तो कुछ मीठा हो जाए। गुंजन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबको अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाकर खिलाती है और अपने असली बालों और परिवार का ख्याल रखती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। शाम का सूरज अपनी ढलान पर था। ज़ारा अपने कमरे में बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़कर नमाज अदा करके जैसे ही कमरे से बाहर आती है, तभी वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी सास दुर्गा मेज पर इफ्तारी की तैयारी के लिए फल, खजूर, जूस, खाना लगा रही होती है। आजा ज़ारा, बहू देख, तेरी सास ने तेरी इफ्तारी की तैयारी कर दी है।
चल आजा, देख मैंने सब कुछ तेरी मनपसंद का बनाया है। दुर्गा अपनी बहू जारा को लाकर खाने की मेज पर बिठाकर उसे अपने हाथों से खिलाकर अपनी बहू का रोजा खुलवाती है। अपनी सास का प्यार भरा दिल देखकर जारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे ये क्या जारा बहू, तू तो रो रही है। खुशी के आंसू हैं अम्मी जान। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे अलग मजहब से होते हुए भी आप हमसे इतनी मोहब्बत करेंगी, क्योंकि इस जालिम ज़माने और मजहब के बीच मोहब्बत हर बार हार जाती है। जाने कब खत्म होगी ये नफरत की नींव। ऐसा सोचते हुए जारा की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसकी बीती जिंदगी की यादें उससे झांकने लगती हैं। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। फातिमा समझाओ इसे कि अपने सिर से इस इश्क का फितूर उतार दे, वरना ये उल्फत इसे ले डूबेगी। ये निकाह हरगिज नहीं हो सकता। अब्बू जान, ऐसा ना कहें। हम सूरज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपनी तमाम जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहते हैं। ये सुनकर अनवर गुस्से से भरकर जारा को एक थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर फातिमा बोलती है, या अल्लाह, ये क्या हिमाकत कर रहे हैं आप? इस तरह कोई जवान बेटी पर हाथ उठाता है? जारा, मेरी बच्ची छोड़ दो ये जिद। सूरज तेरा शौहर नहीं बन सकता, वो हिंदू है और हम मुसलमान। अपने फैसले पर गौर फरमा। एक हिंदू घर की बहू बनकर तुझे बेकदरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, और तेरी शनाख्त भी तुझसे छीन ली जाएगी। तेरे अबू की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी शिनाख्त जिसके लिए हमें सूरज को भूलना पड़े। हम जा रहे हैं। ये कहकर जारा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर सूरज से शादी कर लेती है। सूरज और जारा एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर जारा ने सोचा था कि एक रिश्ते से जुड़ने के पीछे उसके खून के रिश्ते रूठ जाएंगे। जारा, क्या सोच रही हो? यही सोच रहे हैं सूरज की कहीं हमारे अपनों की तरह आपकी अम्मी भी हमें ठुकरा ना दे। जारा, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हें अपना लेंगी। सूरज जारा को लेकर अपने घर आता है। उस पल जारा के मन में इस बात का डर घिरा हुआ था कि कहीं उसकी पहचान उसकी खुशी छीन न ले, मगर दुर्गा की बातों में बसी मिठास उसके डर पर भारी पड़ गई। माँ, ये जारा है। और मेरी बहू भी है ना सूरज। माँ हूं मैं तेरी, तेरे कहने से पहले तुझे समझ जाती हूँ। गोपी भैया, आरती की थाली तो ले आना। अरे लाया मालकिन, ये लीजिए। दुर्गा खुशी से अपनी बहू की आरती उतारकर ससुराल में उसका स्वागत करती है। तभी शंकर कमरे से बाहर आता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? अजी देख क्या रहे हो, ये हमारी बहू है जारा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। जीती रहो बहू। जारा के ससुराल वालों को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि उनकी बहू हिंदू न होकर मुस्लिम है। वो तो बस कुछ ही घंटों में उससे इस कदर घुल मिल गए जैसे उन्होंने एक साथ बड़ा वक्त बिताया था। अगली सुबह जारा ने अपने ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ बनाया। अरे जारा बहू, तुझे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ कैसे अम्मी जान? अगर मेरी ससुराल वाले मुझे मेरी शनाख्त के साथ मुझे कबूल कर सकते हैं, तो क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपने हिंदू ससुराल वालों के लिए ये सब बनाऊं? देखिए, मैंने कोफ्ते, पुलाव और साथ में सेवइयां भी बनाई हैं। खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे भाई वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू तूने। सबसे स्वादिष्ट तो तेरे हाथों से बनी ये सेवइयां है। खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया है। ये रहा तेरा शगुन। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। जारा जल्दी ही अपने ससुराल में ढल गई। हर सुबह सास के पूजा की थाली तैयार करना उसका पहला काम बन गया। शायद यही तो मन का मिलाप था, जहां न तो नफरत थी और ना ही धर्म की दीवार। देखते ही देखते रमजान के रोजे का महीना शुरू हो गया। जारा हिचकते हुए अपनी सास से बोली, अम्मी जान, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, तो क्या हम रोजे रख सकते हैं? जारा बहू, तुझे रोजे रखने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये तेरा हक है। तुझे जिस चीज की जरूरत हो मुझे कह देना। अगले ही दिन से रोजे शुरू हो जाते हैं। तभी सुबह के 4 बजे दुर्गा सहरी की थाली लेकर अपनी बहू के पास आती है। अम्मी जान, आप इस समय तक जाग रही हैं? सो कैसे सकती थी? आज से मेरी बहू के रमजान के रोजे जो शुरू हो गए हैं। चल, सहरी का वक्त खत्म होने से पहले सहरी खा ले। आपको ये पता था? हाँ पता था। चल आजा, खा ले।
इस तरह रमजान के रोजे के पहले रोज दुर्गा अपनी बहू की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है और शाम का सूरज ढलते देखकर इफ्तारी की सारी तैयारी कर देती है और रोजा खुलते ही अपने हाथों से जारा को खिलाती है। अचानक एक आवाज सुनकर जारा बीती यादों से बाहर आ जाती है। अरे ओ दुर्गा, नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तुझे कुछ होश खबर है कि नहीं? अरे होश तो तब होगा ना जब इसके घर में हिंदू की हिंदुआई रही होगी। खुदा के लिए आप सभी ऐसा ना कहिए, अम्मी जान ने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत को रखा है, आप भी जरूर आना। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक ही छत के नीचे दोनों सास बहू अपनी अपनी रिवायतें बड़ी ही खुशी से निभा रही थीं। जहां दुर्गा अपनी बहू के लिए सुबह का सहरी और शाम का इफ्तारी तैयार करती, वहीं जारा भी अपनी सास के नवरात्रि के त्योहार के हर दिन से रंग भर देती। देखते ही देखते दुर्गा की नवरात्रि का 9वां दिन आ गया। उस दिन जारा ने सुबह उठकर हलवा पूरी और चने का प्रसाद बनाकर तैयार कर दिया, जिसे देखकर दुर्गा खुशी से फूले नहीं समाई। अम्मी जान, हमने कंजक के लिए भोग का प्रसाद बना दिया है। जारा बहू, तेरे रमजान के रोजे चल रहे हैं, ऐसे में भूख की प्यासी रहकर तुझे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी, मैं बना लेती बेटा। अम्मी जान, आप फिक्र न करें, हम ठीक हैं। इस तरह दुर्गा की नवरात्रि बीत गई और जारा के रमजान के रोजे खत्म होने को आ गई। उस शाम कुरान शरीफ पढ़ने के साथ जारा दुआ पढ़ रही थी। या अल्लाह, सुना है रमजान के इस पाक महीने में तो सभी की मुराद सुनता है। मेरी खाली झोले को इस रमजान में मेरे खोए हुए रिश्ते से भर दे। ये कहते हुए जारा के आंसू उसकी आंखों से बह गए। अगले दिन ईद की सुबह थी। सास ससुर सभी जारा की खुशियों में शरीक थे। फिर भी जारा की आंखें कहीं न कहीं अपने अम्मी अब्बू को ढूंढ रही थी। काश कि अम्मी अब्बू यहाँ होते तो देख सकते कि उनकी बेटी कितनी खुश है। अरे जारा बहू, देख तो तुझसे मिलने कौन आया है। जारा ने जैसे देखा तो फातिमा और अनवर उसके सामने खड़े थे। ये देखकर जैसे उसकी अधूरी खुशी पूरी हो गई और वो उस खुशी में फातिमा को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। ईद मुबारक अम्मी अब्बू, हमें माफ कर दे। हम जानते हैं आप हमसे खफा हैं, मगर हमारे सास ससुर हम पर जान छिड़कते हैं। यहाँ तक कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अम्मी जान ने हमारे रमजान के रोजे में हमारा भरपूर ख्याल न रखा हो। बस ख्वाहिश यही थी कि आप लोगों से मुलाकात की। इंशाअल्लाह आज वो भी पूरी हो गई। अपने अब्बू को माफ कर दे जारा बेटी। आज तुझे इतना खुश देखकर मेरे जहनो जिगर से डर निकल गया। भाईजान भाभी जान, आप दोनों खुदा के बंदे हैं। आपने हमारी बच्ची को उसके पहचान के साथ अपनाया, हम बहुत खुश हुए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, अब चलिए साथ मिलकर ईद मनाते हैं। वो दिन जैसे जारा की जिंदगी का बड़ा खुशहाली से भरा दिन था और इस तरह दो अलग परिवार बड़े ही प्यार से रमजान की खुशियां मिल बांट कर साथ मनाते हैं। सच ही तो है, इस दुनिया में धर्म की आड़ में न जाने कई घरों में अलग धर्म से आई लड़कियां ससुराल और समाज के ताने से झुलस कर रह जाती हैं, मगर दुर्गा का अपनी मुस्लिम बहू जारा के प्रति प्यार अपने आप में अनोखा था।